नमस्ते साथियों। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से फ्रांस रिवॉल्यूशंस होता है और फ्रांस रिवॉल्यूशंस होने के साथ साथ में लोगों में एक भावनाएं जागृत हो जाती है कि एक नेशंस होना चाहिए, हमारी भी कुछ पहचान होनी चाहिए और साथ साथ में हम लोग फ्री हो सकते हैं। फ्री उन लोगों से जिन लोगों ने उनको गुलाम बनाए रखा है और जो उन पर बाहरी शक्तियाँ आधिपत्य थी और जो बाहरी शक्तियाँ उन पर दबाव बना के रखी थी, दूसरी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन चलते थे उनसे वो लोग फ्री हो सकते थे। जो मोनार्की सिस्टम है उनसे वो फ्री हो सकते हैं। जो कंजर्वेटिव जो लोग हैं उनसे वो फ्री हो सकते हैं। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन से हमने ये देखा था कि लोग भाग जो हैं उनको अब मोनार्की सिस्टम से शिफ्ट होना था प्रजातंत्र पे, उनकी खुद भी कॉन्स्टिट्यूशन पर शिफ्ट होना था कि वो खुद चाहें कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बना के उनकी खुद की गवर्नमेंट हो और वो इलेक्ट हो के फिर गवर्नमेंट बनाए। तो वहाँ पर 9th क्लास में हमने सबसे पहले ये देखा था कि एक नेशंस की जो भावना है, एक राष्ट्र की जो भावनाएं हैं वो वहाँ पे लोगों पे आ गई थी। उस फ्रांस की क्रांति का प्रभाव न सिर्फ इंडिया पे बल्कि पूरे विश्व पर उस समय हो रहा था। वहीं बात करें जब 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो फ्रांस में हमने देखा 9th क्लास में, उसी प्रकार से हम 10th में आज देखेंगे कि जो यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावनाएं हैं वो कैसे जागृत हुई और कैसे जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने अपनी योगदान जो है वो निभाया था। तो फर्स्ट चैप्टर आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का। नाम है इसका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक नेशंस क्या होता है। नेशंस यानी कि एक राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र की भावना आती कैसे है और राष्ट्र का मतलब क्या होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ मैनली कॉमन डिसेंट, लैंग्वेज, हिस्ट्री, inhabiting a territory bounded by defined limits of the forming a society under one government is called a nation। और दूसरी एक और परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो ये है अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड जोग्राफिकल टेरिटरी। मतलब साफ है कि एक राष्ट्र के लिए उस राष्ट्र की पहचान के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई ना कोई उस स्थान पे कोई ना कोई लोग रह रहे हो। साथ में उन लोगों की एक भाषा होनी चाहिए, भाषा के साथ साथ में उन व्यक्ति की कुछ न कुछ इतिहास होना चाहिए और इतिहास होने के साथ साथ में कोई न कोई कल्चर होनी चाहिए, कोई न कोई संस्कृति होनी चाहिए और साथ में होना चाहिए क्या, टेरिटरी यानी भूक्षेत्र। ऐसा नहीं है कि भाई ये सारी चीज़ें तो है लेकिन आपके पास कोई भूक्षेत्र ही नहीं है ना। भूक्षेत्र नहीं होगा तो आप क्या कहलाएंगे, जैसे कि इटली और जर्मनी। अब इटली और जर्मनी के बारे में पहले कोई ऐसा भूक्षेत्र था ही नहीं। इटली के बारे में तो कहा जाता है कि इटली का कोई ऐसा अस्तित्व ही नहीं है, इटली तो सिर्फ एक कल्पना है। और इटली फिर हम देखेंगे किस प्रकार से एक टेरिटरी क्षेत्र बना और उसके बनने के साथ में इटली एक नाम से जाना गया, एक राष्ट्र के रूप में जाना गया। तो हमने यहाँ पे नेशंस में क्या देखा, ये देखा कि कॉमन लैंग्वेज एक होनी चाहिए, साथ में हिस्ट्री भी होनी चाहिए, उसका कल्चर भी होना चाहिए और कोई ना कोई ज्योग्राफिकली एक क्षेत्र होना चाहिए। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत का क्या है, एक नॉर्थ से साउथ तक है ना कोई ना कोई क्षेत्र है, ईस्ट से वेस्ट तक कोई ना कोई एक क्षेत्र है। वहीं यहाँ से जम्मू कश्मीर से जाना जाता है तो कहाँ है, भारत में है। वहीं अपन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये बात करें है ना तो ये साउथ में है। और यहाँ गुजरात से लेके फिर हम अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें तो यहाँ तक क्या है, अपना एक क्षेत्र है। तो जाना जाता है भाई कौन सा है, तो ये एक इंडिया है। तो इस प्रकार से नेशंस का कैसे न कैसे कोई ना कोई प्रकार से भूमि क्षेत्र होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ इतिहास होना चाहिए, उसका कोई ना कोई एक ऐसा सबसे मेन बात है कि वहाँ कोई ना कोई लोग तो रहे भाई। ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई लोग ही नहीं रह रहे हो तो फिर क्यों होगा ये नेशंस। यही बात हो गई कि उसकी कोई ना कोई भाषा भी होनी चाहिए, हिस्ट्री भी होनी चाहिए, कल्चर भी होना है और जोग्राफिकली टेरिटरी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया ये एक नेशंस होता है। और ये कल्पना कहाँ से आ गई थी, ये नेशंस की कल्पना आ गई थी अपने फ्रांस रिवॉल्यूशन से। लोग बागों को समझ में आने लग गया था कि फ्रांस की रिवॉल्यूशंस के बाद में कि यार हम भी लोग जो है फ्री हो सकते हैं और साथ में हम अपना कोई ना कोई क्षेत्र बना सकते हैं और हम जो मोनार्की सिस्टम है उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। सही सिस्टम नहीं था भाई, राजा का बेटा राजा क्यों बना है, हम भी बन सकते हैं, हम में भी योग्यताएं हैं।
तो इस प्रकार से डेमोक्रेटिक बने, मतलब उस चीज़ों को छोड़ के रिपब्लिक जाएं या डेमोक्रेटिक पे जाएं। वहीं आगे बात करें कि अब हम इस लेसन की शुरुआत करें, छोटा सा चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन किया था कि नेशंस क्या होता है रिकॉल करने के लिए। अब अपन जो बात करेंगे एक भाई साहब का नाम लेंगे, उनका नाम है फ्रेडरिक सोर्यू। और फ्रेडरिक सोर्यू क्या होता है कि नींद से उठते हैं, उनको सपना आता है कि भाई यार एक काम करते हैं, अपन एक पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, एक पेंटिंग बनाते हैं। तो ये पेंटिंग बनाने की उनके जम गई और पेंटिंग बनाई तो उन्होंने एक के साथ 4 पेंटिंगें बना दी। अब उन 4 पेंटिंगें में से एक पेंटिंग अपन यहाँ पे पढ़ेंगे भाई क्या कहना चाहते हैं सोर्यू भाई साहब है जो फ्रेडरिक सोर्यू, और विजन ऑफ वर्ल्ड, मतलब वो विश्व को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अब फ्रेडरिक सोर्यू और फ्रेंच आर्टिस्ट, ये फ्रांस आर्टिस्ट था, एक पेंटर था। इन 1848 में प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग, उसने 4 पेंटिंग की एक श्रृंखला बनाई जिसकी हम एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब विजुअलिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ड मेड अप और डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एक गणतंत्र होना चाहिए, साथ में एक लोकतांत्रिक क्या होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा सोर्यू भाई साहब कहते हैं। चलो ठीक है भाई साहब कहते हैं। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। ये एक पेंटिंग बनाई उन्होंने जिसकी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, मेनली इसी की अपन बात करेंगे। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्होंने बना दिया, एक स्टैचू बना दिया इस पेंटिंग में सबसे पहले। अब स्टैचू को पकड़ा दी एक टॉर्च हाथ में, और टॉर्च में बनाने का एक बुक पकड़ा दी, भाई चलो टॉर्च लो, अंधेरा हो तो भी पढ़ना तो ही है आपको। चलो अब ये टॉर्च क्या कर रहा है, एक मार्च चल रहा है, यहाँ से हुए एक मार्च चल रही है, यात्रा चल रही है, अलग अलग देशों की ये यहाँ पे बता रखी है। अब यहाँ से ये टॉर्च पकड़ ली और उनको बताया चलो इस रास्ते चलो, उधर नहीं जाना है, इधर चलो। हाँ, साथ में ये क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमन राइट की इनके पास बुक है और इनके बुक में क्या बता रखा है कि ह्यूमन को जो है मानवाधिकार इस प्रकार से मिलने चाहिए, ये सारे मानवों के पास क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। और दूसरा क्या कर रहे हैं कि इनमें सभी राष्ट्रों को सम्मिलित कर रखा है कि ये जो सभी राष्ट्र जो हैं, अब ये बात कब की हो रही है, 1848 की। और अपन ने इससे पहले क्या फ्रांस रिवॉल्यूशंस देख चुके हैं। अब सोर्यू भाई साहब को लगा कि यार जैसे फ्रांस में हो सकता है वैसे सब में हो सकता है। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, एक ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, किसका है, फ्रीडम का प्रतीक है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, स्वतंत्रता के प्रतीक के साथ साथ में अब यहाँ पे अलग अलग राष्ट्रों की ये कल्पना करते हैं कि ये सारी राष्ट्र जो हैं ये आगे से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो राष्ट्र है वो है यूएसए, स्विट्जरलैंड। अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो है यूएसए और स्विट्जरलैंड जो क्या कर चुके हैं, इस स्टैचू से आगे बढ़ चुके हैं कि भाई ठीक है, ये स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता यहाँ तक है और इस स्वतंत्रता से ये यूएसए आगे बढ़ चुका है। और वहीं बात करें फ्रांस जो अभी अभी स्वतंत्रता में आया, जस्ट रीच्ड द स्टैचू, मतलब स्टैचू मैंने बताया आपको किसका प्रतीक है, तो स्वतंत्रता का प्रतीक है। और स्वतंत्रता के प्रतीक के साथ में वो अभी अभी स्वतंत्रता पर पहुंचा है, जो अपन 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब बात करें अपन इसके आगे कौन होगा, तो जर्मनी है। जर्मनी क्या है, पीछे कौन है, तो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के साथ में कौन है, तो लैम्बार्डी के साथ में पोलैंड के साथ में इंग्लैंड के साथ में आयरलैंड के बाद हंगरी के बाद क्या है, रशिया है। ये सारी जो है अलग अलग कंट्रीज साथ में चल रही है। और यहाँ पे जो कचरा जो आप देख रहे हैं वो क्या है, मोनार्की सिस्टम, मतलब राजा महाराजाओं के मुकुट हैं, राजा महाराजाओं की जो सामग्री है वो सभी क्या डाल रखी है, यहाँ पे डाल रखी है। भाई ये जो सारी जो कंट्रीज है अब इन सब चीज़ों को, मोनार्की को सबको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं क्या कर रहे हैं, जो सभी संत हैं, जो सभी ईसा मसीह हैं, वो सभी ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु आप सुखी रहें, सभी आगे आगे चलते रहें, कोई भीड़ भाड़ नहीं करें, सभी को आशीर्वाद लेने दें। और ये जो एंजल वगैरह हैं सभी क्या कर रहे हैं, इनको आशीर्वाद देने हैं, सदा सुखी रहो और आगे आगे बढ़ते रहो और स्वतंत्रता के आगे चलते रहो। तो ये एक फ्रेडरिक सोर्यू की एक पूरी कल्पना थी, ये सारा क्या करना है, एक जो कंट्री है अलग अलग उनको स्वतंत्र रहना है और साथ साथ में इस प्रकार से बनना। ये कल्पनाएं बहुत पहले हो चुकी है, जब राष्ट्र जो अलग अलग राष्ट्र थे वो सारे स्वतंत्र हुए ही नहीं थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ते हैं कि और फ्रेडरिक सोर्यू भाई साहब जो है वो और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई, द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेट ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। और ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ये क्या है, इसको पास कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट वॉज क्राइड द फीमेल फिगर्स
in one hand and the chart of the human right of man in the other। अब ये क्या कर रखे हैं, इन्होंने एक हाथ में टॉर्च पकड़ा रखी है और एक हाथ में ह्यूमन राइट की सारी बुक्स दे रखी है कि ये ह्यूमन राइट्स होने चाहिए और इस टॉर्च के सहारे आप क्या करें, स्वतंत्रता से आगे आगे बढ़ते रहें। वहीं बात करें दूसरी, तो दूसरी में कहना चाह रहे हैं इंसोरियस यूटोपिया। यूटोपिया यानी होता है कि काल्पनिकता, काल्पनिक जगत, ऐसा जगत बनाना जो कल्पनाशीलता हो, जो अभी तक बना नहीं है, जो भविष्य में बनने की ऐसी कल्पना है उसकी। विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज द डिस्टेंस नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशन ऑफ कस्टम्स। अब ये क्या कर रहे हैं कि इनकी यूटोपिया जो है, एक कल्पनाशीलता जो है सूर्य भाई साहब की, वो ये कह रहे हैं कि इनका क्या नेशन की खुद की पहचान होनी चाहिए, नेशन का खुद के आइडेंटिफाई होनी चाहिए, एक नेशन उनके नाम से जाना जाए, उनके नेशंस का एक खुद का फ्लैग होना चाहिए। तो ये सारी बात इसमें क्या है, सूर्य भाई साहब बता रहे हैं। अगर आपको नोट्स नोट करने हो तो मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप तब तक वीडियो को पुश कर दें और साथ साथ में क्या करें, नोट्स नोट करते रहें। हाँ, अब चलें नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं द प्रोसेशन वॉज लीड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स व स्विट्जरलैंड फॉलो बाय फ्रेंच। यही मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी कि ये जो चल रहे हैं सबसे आगे आगे यूनाइटेड स्टेट है और स्विट्जरलैंड है, फिर उसको कौन फॉलो कर रखा है, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, फॉलोइंग द जर्मनी पीपल आर ऑस्ट्रिया, उसके बाद जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया है, फिर यूनाइटेड किंगडम है और 2 सिसिलीज जो कि 2 सिसिलियों के साथ में है, लैम्बोर्डी पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, हंगरी और रशिया। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बता दी कि इस प्रकार से राष्ट्र हैं जो अलग अलग आगे से आगे बढ़ रहे हैं। फॉर द heavens above creates and saints and angels gaze upon the scene। ये क्रिस्ट है और ये संत जो है सारे, ये एंजल्स जो हैं ये क्या है, ऊपर से देख रहे हैं इस सीन को और आशीर्वाद दे रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फर्टिनिटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार की जो सूर्य है कल्पना करता है कि इस प्रकार से सारी जो जितने भी राष्ट्र हैं वो, मतलब कहने का मतलब है कि एक कल्पना से चित्र बनाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि ऐसे सारे राष्ट्र, एक स्वतंत्रता है, उस बैरियर को आगे बढ़ना है और स्वतंत्रता को बढ़ के क्या करना है, आगे चलना है और स्वतंत्र होना है सभी राष्ट्रों को। जो ये मोनार्की सिस्टम है इसको छोड़ के आगे बढ़ना है। और इसमें सूर्य ने ये भी कहा कि भगवान आपके साथ में है, सभी जो ईसा मसीह हैं, जो क्रिस है और जो संत हैं और साथ में जो एंजल्स हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई आगे से आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करते रहो, है ना। हाँ, नोट कर ले मैं। अब बात करते हैं द फ्रांस रिवॉल्यूशंस एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि फ्रांस रिवॉल्यूशंस के बाद ही क्या हुआ, एक आइडिया आया लोगों को कि ये नेशंस जो होना चाहिए, एक नेशंस होना चाहिए। नेशंस होने के साथ साथ में जो लोग हैं फ्री हो गए थे। और नेपोलियन कोड ने जिस प्रकार से सुविधाएं दी थी मोनार्की सिस्टम खत्म करके, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था, क्योंकि नेपोलियन डायरेक्टरी पर था और नेपोलियन ने कुछ बाउंडेशंस लगा दी थी, जैसे वुमेन्स को कोई पावर नहीं देना, है ना, वोटिंग का सिर्फ वोटिंग का उसी को ही देना, अपने मेंस को ही प्रोवाइड करना, तो इस प्रकार से। लेकिन जब फ्रांस रिवॉल्यूशंस था, फ्रांस रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जैसे ही फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें लोगों को एक आइडिया हो गया कि एक नेशंस होना चाहिए, जो हमें स्टार्ट से कहता आ रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इन 1789 नेशनलिज्म कम विथ फ्रांस। नेशनलिज्म की जो अवधारणा है वो 1789 में फ्रांस रिवॉल्यूशंस के साथ में आ जाती है। एंड द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लीड टू द ट्रांसफर द सोवरेनिटी फॉर द मोनार्की टू द बॉडी फॉर फ्रेंच सिटीजन्स। जो फ्रांस सिटीजन्स थी वो सारा क्या मोनार्की सिस्टम को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन चेंज पे आ गए थे और डेमोक्रेसी पे आ गए थे। वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस वेयर इंट्रोडक्ट सच एज द आइडिया ऑफ ला पैट्री, मतलब द फादरलैंड, एंड द ले सिटी ऑन द सिटीजन्स अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्री कलर्स वॉज द रिप्लेस द फार्मर्स वन। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पैतृक भूमि यानी कि जो पिताजी की भूमि है। पहले क्या होता था कि जो भूमि है वो राजा अपनी मानता था, जैसे कि ये कोई भू क्षेत्र है, वो सारा भू क्षेत्र क्या हो गया कि राजा के पास है, और जो भी भू क्षेत्र होगा राजा जब चाहे किसी को भी खाली करा सकता है। ये मोनार्की सिस्टम में होता था। लेकिन जब फादरलैंड की बात है कि उसकी पैतृक भूमि, जब बेटे की जो भूमि है वो पिताजी के पास जानी चाहिए, है ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट आया। फिर द सिटीजन्स, अब व्यक्ति अगर कोई बाहर जा रहा है, मान लो एक कंट्री
कंट्री से दूसरी कंट्री में गया और उसको पूछा गया भाई तुम कौन से कंट्री में रहते हो, तो उसको पता ही नहीं है कि भाई मैं कौन सी कंट्री में रहता हूँ। भाई फ्रांस का निवासी मूलतः वो कह ही नहीं पा रहा है कि मैं फ्रांस का निवासी हूँ। तो इस प्रकार से उसको द सिटीजनशिप, जो सिटीजन्स देना है कि भाई तुम्हें ये इस सिटी का है या इस जगह का है, उसको ये सिटीजन्स देना है। ये सारा आइडिया कहाँ से आया? फ्रांस रिवॉल्यूशन से आया। और फ्रांस ने क्या किया, एक अलग से फ्लैग बनाया। बहुत ही क्रांतिकारी एक कदम था कि फ्रांस का खुद, पहले क्या होता था राजा का फ्लैग हुआ करता था, लेकिन एक अब नेशंस का फ्लैग आने लग गया कि भाई ये फ्लैग जो है वो फ्रांस का खुद का होगा। द 3 कलर्स, इसमें 3 कलर थे, है ना, और वॉज रिप्लेस्ड फॉर्मर 1। और इसने क्या कर दिया था, जो राजाओं के जो फ्लैग्स थे उसको रिप्लेस कर दिया था और खुद का राष्ट्र के नाम से जाना जाना है। मोनार्की सिस्टम डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस बाय नेपोलियन। अब मोनार्की सिस्टम जो था वो किसने यहाँ पे फ्रांस में डिस्ट्रॉय किया? तो नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय किया। एंड द सिविल कोड 1804 का सिविल कोड जो था नेपोलियन का, वो लागू कर दिया। नाउन एज द नेपोलियनिक कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो भी जन्म से अधिकार मिले हुए हैं, जन्म से अधिकार मीन्स जैसे राजा का बेटा राजा होगा तो राजा का है बेटा जैसे ही जन्म ले रहा है वो राजकुमार बन गया, अब प्रिंस बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको जन्म से अधिकार मिल गया। वहीं अपन बात करें जो सामंत होते हैं, जो कैबिनेट थी राजा की, वो उसमें ही आगे से आगे पद रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो ये प्रिविलेजेस जो थे बेस्ड किससे, बर्थ पे बेस्ड जो थे, वो सारे नेपोलियन ने क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसने क्या किया, सभी को समान अधिकार मिलेंगे और साथ साथ में जो इनकी भूमि होगी उसका पूरा का पूरा अधिकार उन लोगों को मिलेगा। तो ये सारी बात थी कि फ्रांस रिवॉल्यूशन से अब ये क्या है, एक राष्ट्र की भावना ही है। ये जो 2 पॉइंट है ये सब क्या बता रहे हैं कि एक राष्ट्र की भावना है, ये इस प्रकार से क्या होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए। और राष्ट्र होने के साथ साथ में नेशन किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी मानवों को पहली बार लगा कि यार इस प्रकार से भी होता है क्या, भाई नेशंस में हमें इतने अधिकार मिल सकते हैं क्या। जैसे इंडियंस की बात करें तो इंडियंस को पता ही नहीं था जब ब्रिटिशर्स आए कि भाई इस प्रकार से नेशंस, अब इंडिया लोग ठीक है वो आगे से आगे चल रहे थे, 1857 से हमें समझ में आने लग गया था। तो लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत पहले की बात है, 1729 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो उस जब मुगल्स अपने यहाँ पे भारत पे राज करा करते थे 17, जैसे प्लासी की बैटल के बाद में, है ना, बक्सर ऑफ बैटल, प्लासी की बैटल के बाद में, अब यहाँ वहाँ पे उस समय क्या एक नेशन पूरी तरह से फ्री होने लग गया था। बहुत आगे की बात थी कि ये नेपोलियनिक कोड बन गया 1804 में, उसको अधिकार मिलने लग गया। नेपोलियन कोड आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कि इस प्रकार से नेपोलियन कोड था, उसमें इतने प्रावधान थे, है ना। तो ये सारी इसमें चीज़ें थी, एक नेशंस की भावना इसमें आने लग गई थी। हाँ, नोट करने में अब देखिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की, वो देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस इन 1789। अब पहली बात आ जाती है, आपसे पूछ ले कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशंस हुआ कब, अब यही नहीं पता हुआ मैं, तो फिर आगे नेशंस पढ़ने का मतलब क्या। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास क्लियर होना चाहिए कि भाई हमने 9th में पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ है, हम उसी को लिंक कर रहे हैं इस 10th क्लास में, कि जो 9th क्लास का चैप्टर है उसी को आगे रिकॉल कर रहे हैं। वॉज द स्टार्ट ऑफ नेशनलिज्म। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उस नेशनलिज्म की भावना पैदा कर दी। हम यूरोप ही तो पढ़ रहे हैं, है ना, वो तो यूरोप में उसने नेशनलिज्म की भावना क्या कर दी, उसने पैदा कर दी। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस टुक मेनी स्टेप्स टू क्रिएट अ फीलिंग फॉर कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब ये क्या कर रही है, आइडेंटिटी, एक पहचान के लिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थे उसने अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी। इन नोवेटिव आइडियाज सच एज ली सिटिजन्स एंड ला पेट्री। अब देखिए मैंने आपको बताया था द सिटीजन, है ना, खुद का सिटीजन होना, एंड लैंड ऑफ फादरलैंड, जो अब मैंने दोनों चीज़ बताई थी वो दोनों क्या है, उन्होंने आइडिया देना लग गए। भाई जो भूमि है वो मेरी रहेगी, मेरे पिताजी की है तो मेरी रहेगी, वहीं मेरे जो सिटीजन, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो सिटीजनशिप भी मेरे पास होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें क्या हो गई यहाँ पे आने लग गई थी। हाँ, नेक्स्ट क्रिएशंस ऑफ न्यू फ्रेंच फ्लैग। अब ये राष्ट्रों को लगने लगा कि उन राष्ट्र का खुद का कोई ना कोई फ्लैग होना चाहिए, है ना। हाँ, 5th इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली। वेरी गुड, इन्हें क्या करें, इलेक्शंस करें। ये देखिए एक पहली बार जो शब्द आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में कि इलेक्शंस होने चाहिए। अब इलेक्शंस होगा तो सभी की सहमति से होगा, और इलेक्शंस जहाँ हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी है। अब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा 9th क्लास में कि इलेक्शंस जो डेमोक्रेटी है वहाँ इलेक्शन पीपल जो होते हैं, कोई गवर्नमेंट होती है इलेक्ट होकर आती है। तो ये नेशनल असेंबली अपने पढ़ा था कि 9th क्लास में, नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबली में पहली बार इलेक्शंस हुए थे। ऑल्सो
रिमेनिंग फ्रॉम द स्टेट जनरल टू नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल था, पर हेड इलेक्शंस होता था, जैसे तीन तीन थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, लेकिन उसके बाद में पर स्टेट ना हो के फिर क्या हो गया, पर वोटिंग पर पर्सन पे हो गया था। तो 600 लोगों के आसपास, 600 लोगों पे ये सारा इलेक्शंस होने लग गया था। द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच इज द कंसोलिडेटेड, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो चलाना, एंड एबोलिशिंग ऑफ कस्टम्स एंड इंटरनल ड्यूटीज़। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कस्टम ड्यूटीज़ जो थी अलग अलग, जैसे कि देखिए एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या अलग अलग टैक्स पे करना पड़ता था, उनकी जो नाप थी वो भी अलग अलग तरीके से थी, आगे पढ़ेंगे अब। और साथ में क्या था, उनको हर बार बैरियर्स पार करने पड़ते थे और हर बार उन्हें क्या नया नया टैक्स देना पड़ता था। अब मतलब मान लो अगर कोई व्यक्ति यहाँ एक स्थान पे खड़ा है और उसको बी पर जाना है, चलो ठीक है वो आ गया, उसने एक टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब लेकिन उसको बी से सी जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये व्यक्ति ने 2 बार टैक्स पे कर दिया, एक यहाँ पे भी टैक्स पे कर दिया, एक यहाँ पे भी टैक्स पे दिया। ये सिस्टम तो खराब है, टैक्स पे टैक्स देना पड़ रहा है उसको। अब मान लो कोई एक यहाँ पे खड़ा है, उसको 20 कंट्री के आगे जाना है, तो उसको मतलब क्या हो गया, उसको 20 बार टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये तो सही नहीं है। तो ये इन्होंने क्या किया, रास्ता क्लियर किया भाई यहाँ पे टैक्स सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर वो कहाँ से सही होंगे, जब वो फ्रीडम होंगे तब वो जाके सही होंगे। And last, uniform wages and measure with introduct and France was getting a common language। अब देखिए उनकी खुद की पहचान होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, उनकी एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। फ्रेंच लैंग्वेज जो अपन बात करें उन्होंने अपनाई थी। तो एक राष्ट्र के बारे में समझ में आने लग गया कि उनकी टेरिटरी होनी चाहिए, उसके साथ में उन्होंने कल्चर होना चाहिए, कल्चर होने के साथ में उनका एक फ्लैग होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। फ्लैग का मतलब यही हो गया है ना, इंडिया का फ्लैग बताएंगे तो आपको पहचान मिल जाएगी कि हाँ ये इंडिया का फ्लैग है, ये इंडियन है, तो ये एक पहचान हो गई। उसके बाद में उन्होंने क्या है, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए कि भाई ये कॉमन लैंग्वेज है कि भाई हाँ ये जो भाषा ही बोल रहा है वो वहाँ की भाषा है और वहाँ के राष्ट्र का व्यक्ति है। नोट डाउन कर लो। ये देखिए ये नेपोलियन है और नेपोलियन ने नेपोलियन कोड बनाया था। कब बनाया था, तो 1804 में। 1804 की अपन बात करें तो नेपोलियन कोड उसने बनाया था। बहुत ही ब्रेव जो था वो सैनिक था नेपोलियन। और द कोड रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस, मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको कि इन्होंने नेपोलियन कोड ने क्या किया, बेस्ड ऑन बर्थ, जितने भी बेस्ड थे बर्थ पे उन्होंने जो विशेषाधिकार थे वो सारे उसने खत्म कर दिया। फिर क्या करना, उन लोगों को इक्वलिटी देना और उनको सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी किसके, कानून के अंतर्गत उनको सिक्योरिटी देना। एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जो अपन दोनों चीज़ें बात की थी, फादरलैंड और सिटीजनशिप्स की, उनको प्रॉपर्टी के तो उन्होंने अधिकार दे दिया। उनको सिंप्लीफाइड करना और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था उसको उससे फ्री होना। एंड फ्रीडम पेजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूटीज़, जितनी भी उनको अलग से कर देना होता था। जैसे कि मान लो अगर कोई थर्ड स्टेट की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 प्रकार के स्टेट थे। अब थर्ड स्टेट में क्या था, इसको बी को, ए को भी, इसको 2 नंबर वाले को भी, जैसे सेकंड स्टेट को और फर्स्ट स्टेट दोनों प्रकार से टैक्स देना पड़ता था। ये तो गलत हो रहा था। तो यही बात हो रही कि उन्हें जो टैक्स था वो सारे खत्म करना। अब नेपोलियन के कोड ने और क्या क्या किया, तो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड फ्रांस डेमोक्रेसी। तो इन्होंने जो फ्रांस की जो पहले से डेमोक्रेसी चल रही थी, नेपोलियन ने, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी का कहने का मतलब ये है कि पहले से डेमोक्रेसी कौन सी, मोनार्की, यहाँ पे मोनार्की होना चाहिए है ना, डेमोक्रेसी मोनार्की सिस्टम जो था वहाँ पे उन्होंने ख़त्म करना। इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल कोड 1804 में, उन्होंने 1804 में विच वॉज कॉल्ड नेपोलियन कोड, 1804 में जो लाए थे उसको नेपोलियन कोड कहा गया था। इसके क्या क्या फीचर थे, तो अब ये देखिए वही बात रिपीट हो गई। बर्थ पे उनको क्या करना, प्रिविलेजेस को सारे खत्म करना, एस्टेब्लिशमेंट इक्वली देना है ना, उनको लॉ देना और सिक्योरिटी देना, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देना। और गिल्ड सिस्टम क्या होता है, जैसे कि कोई क्या हो गया, एक मार्केट में एक गिल्ड बनाई जाती है, एक श्रेणी बनाई जाती है। अब वो क्या करती है, अलग से टैक्स लेती है उन लोगों से, तो वो सारी चीज़ें उनको ख़त्म करना, जो गिल्ड सिस्टम थी उसको सारी ख़त्म करना है ना। आगे बढ़े, देखो
अब बात करें अपन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म आए कैसे, अब समस्याएं क्या थी, अब समस्याएं बहुत सारी थी। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। अब ये जर्मनी, इटली और ये सारी जो चीज़ें थी वो सारी अलग अलग किंगडम में। डच हैज़ काउंटर्स विद हुज रूल्ड हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। अब इन्होंने क्या कर रखा था, किंगडम ने, यूनाइटेड किंगडम ने और अलग अलग क्षेत्रों ने छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उन सब पर अपना आधिपत्य जमा रखा था। जैसे हेम्सबर्ग की बात करें, है ना, हेम्सबर्ग में जैसे नॉर्थ एरिया में क्या था, बोहमनीस और स्लोवाकिया, ये दोनों चीज़ थे। और ईस्ट में बात करें तो रोमस इन ट्रांसवेलिया, और साउथ में बात करें तो क्रोएट्स। 3 प्रकार से इन्होंने क्या अलग अलग क्षेत्र है इनको, जो इनका हेम्सबर्ग एक खाली जगह पे इनका क्या आधिपत्य था, इन्होंने मतलब अपने कब्जा कर रखा था। तो ऐसे इन्हीं पर जो हेम्सबर्ग ने सोचा यार कि मैं खुद फ्रीडम होना चाहूँ और मैं खुद होना, इन सब से छुटकारा पाना चाहूँ। जैसे अपने भारत में चाहा था कि ये ब्रिटेन वाले दूर जाएं और दूर जाने के बाद हम अपनी खुद की कंट्री बनाएं। तो ये एक समस्या थी कि ये किस प्रकार से यह सोल्यूशन किया जाए। आगे पढ़ेंगे अपन कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार से किया गया। अब देखिए एक इसका सॉल्यूशन, जो ये समस्याएं मैंने आपको बताई ना अभी ये वाली, कि भाई ये इस प्रकार से ये समस्याएं थी कि इसके साउथ में ऐसा पार्ट था, ईस्ट में ऐसा, नॉर्थ में ऐसा, हाँ, स्लोवाकिया है ना, ट्रांससिल्वानिया और क्रोटेस, ये सारे जो थे इसमें हेम्सबर्ग को बांट रखा था। लेकिन अब कोई ना कोई तो एक वर्ग आना चाहिए सामने, अब कोई ना कोई आएगा तो सारा काम होगा। तो एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। अब न्यू मिडिल क्लास क्या था, 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया होगा कि और 9th क्लास में पढ़ा भी है कि न्यू मिडिल क्लास जो है एक ऐसा वर्ग था जो इन्हीं के बीच में, तीनों स्टेट्स के बीच में से एक न्यू वर्ग आया था, है ना। अब ये न्यू वर्ग कौन सा था, तो ये देखिए एक ऐसा वर्ग, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे आती, थोड़ा सा ब्रीफ में अपन पहले समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही आता है उसमें से इस प्रकार समझें आप, कोई व्यक्ति है एक लैंड पे काम कर रहे हैं, मानो 100 व्यक्ति है जो ये सारे काम कर रहे हैं। उन 100 व्यक्तियों में से इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं आया तो सबको कंपल्सरी था किसी न किसी भूमि पर काम करना ही है और कोई उपाय नहीं है। अब ये क्या करते थे, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट की भूमि पे काम करते थे, खुद की तो बहुत कम थी इनकी, अब ये दोनों पे काम किया करते थे। अब हुआ क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में, सेंचुरी में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अब फैक्ट्रीज स्थापित होने लगी तो वहाँ पे रिक्वायर्ड होने लगी कि उसको लेबर दी जाए। अब लेबर क्या हुआ, लेबर को अलग से तो होगी नहीं, अब अलग से नहीं होगी तो इसी में से आएंगे। मान लो अब 100 व्यक्ति को काम कर रहे हैं तो 50 व्यक्ति क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर ये एक एग्जाम्पल है, इस जरूरी नहीं इतने ना, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 50 व्यक्ति इसमें से आए मान लो। अब इन व्यक्तियों ने क्या किया, भूमि जो प्राइमरी सेक्टर है वो सारा छोड़ दिया, और छोड़ने के साथ साथ में क्या किया इन्होंने कि ये सारा यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने लगे। अब होता क्या है कि अगर कोई फार्मर काम कर रहा है किसी लैंड पर तो ज़रूरी नहीं है कि उसको इनकम फिक्स मिले ही मिले, है ना। कभी इनकम बढ़ भी सकती है, कभी इनकम घट भी सकती है, मतलब वो मौसम पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा रहे, क्लाइमेट और वेदर पर। अब बात करें कि यहाँ पे जो लोग हैं, अब इनकी तो सैलरी परमानेंट है भाई, ये तो अब इनको फिक्स है कि भाई जैसे महीना हुआ और सैलरी आ गई। अब सैलरी आ गई तो मान लो किसी ने सेविंग करना शुरू कर दिया। मान लो जो व्यक्ति पहले 100 रुपये कमाता था और 100 रुपये ही उसका गुजारा हो जाता था, वहीं अब कोई व्यक्ति है जो 200 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये उसकी खर्च है। अगर उसने 100 रुपये स्पेंड कर दिया तो 100 रुपये क्या हो गई, उसकी सेविंग हो गई। और इसी प्रकार से सेविंग करते करते एक तो पुअर सेक्शन जो था वो क्या हो गया, मिडिल क्लास में सेव हो गया। मिडिल क्लास ऐसे तो बनता है भाई, अगर वो सेविंग इकट्ठी करके रखेगा तो क्या होगा, एक पुअर कास्ट से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और पुअर कास्ट से ऊपर आया तो वो मिडिल कास्ट में आ जाएगा, और अपर क्लास की तो एक अलग बात है भाई। अब तो इस प्रकार से क्या हुआ, मिडिल क्लास का क्या ग्रोइंग हुई। अब ग्रोइंग हुई तो सबसे मेन बात है सर किससे हुई है, तो हुई सिर्फ इससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तभी ये ग्रो हुआ। अब यह बात करें तो एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट पॉलिटिकली एंड सोशली। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस वॉज मेड अप ऑफ द पेजेंट्री। अब यही बात मैंने आपको बताई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशंस बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के मध्य में सेकंड हाफ में क्या होने लग गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। अब न्यू सोशल ग्रुप
came into began a working class population and middle class। इसी को वर्किंग क्लास कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि एक फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं मजदूर, उसको वर्किंग क्लास ही कहेंगे। भाई वो वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्किंग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर वो तो खेतों में भी काम करते हैं। बेटा वो एक अलग चीज़ है कि खेतों में काम करना, वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी खुद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सैलरी बेस्ड पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये वर्किंग क्लास, अब इनका लगातार हो गया भाई इनको काम करना ही है। और ये मिडिल क्लास है ना, इन्हीं को मिडिल क्लास कहते हैं। एक ऐसी पॉपुलेशंस बन के आई जो क्या हो गया, मिडिल क्लास से वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास कहलाने लगी। और मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल। अब ये क्या होने लग गए, अब इंडस्ट्रियलाइजेशंस आना शुरू हो गया और उसके साथ साथ में एक नई मिडिल क्लास, नया एक वर्ग बन के उभरा। अब देखिए एक बेसिक सी बात है। अब आप कहेंगे कि सर ये कोई ज़रूरी है क्या भाई किसी व्यक्ति के पास पैसे आ जाए तो उसमें नेशंस का भाव आ जाता है? तो बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्हें पैसे आ गया इसका मतलब नेशंस का विचार भी उनके दिमाग में आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब मिडिल क्लास ग्रो, अपन मिडिल क्लास के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए मिडिल क्लास की सोच क्या होती है, आपके पास एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। अब एक व्यक्ति है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और एक क्या है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसा कम चाहिए होता है और उसके लिए क्या है, सुविधाएं भी कम होगी तो भी चलेगा। अब लेकिन क्या होता है, प्राइवेट आपके पास पैसा आया, पैसा आने के बाद आप क्या करेंगे कि भाई आपका हेल्थ अच्छी हो, आपका एजुकेशन अच्छा हो, एजुकेशन के साथ में आप अच्छी शिक्षाएं ग्रहण कर सकें, आपको और रिसोर्सेज मिल सके, रिसोर्स के साथ में सारी सुविधाएं आपको मिल सके। तो ये क्या होता है, मिडिल क्लास की सोच होती है। अब अगर आपके पास पैसा आ रहा है, मान लो आप 100 रुपये है और आप 100 रुपये खर्च कर देते हैं उसमें, जिसमें आपकी शिक्षाएँ वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपकी वो क्या हुआ, परिपूर्णता नहीं हो पाई, मतलब ये कंप्लीट नहीं हो पाया सारा जो पढ़ना है लिखना है, आपकी जो बुक्स को लानी है वो सारी। अब मान लो अगर कोई जिस मिडिल क्लास में कोई व्यक्ति है, उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा उसके पास बचे हुए हैं, तो वो क्या करेगा कि भाई मेरा बेटा और अच्छी कोचिंग पे जाए और अच्छी पढ़ाई करे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करे। तो ये क्या हो गया, मिडिल क्लास की सोच हो गई। अब जब ऐसा मिडिल क्लास समाज में आने लगा तो उन्होंने ये सोचा कि यार हम क्या करें, अपनी पढ़ाई को भी अच्छा करें, अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करें, खुद की पढ़ाई एजुकेशन को अच्छा करें, हेल्थ को अच्छा करें। तो यहाँ से क्या होता है, एक नई विचारधारा। अब सबसे ज़्यादा जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो मिडिल क्लास में होते हैं, अब ऐसा माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, अब नए वर्ग जो आ रहा था मिडिल क्लास, उनको समझ में आने लगा कि नहीं यार, जो फ्रांस ने किया वो अपन भी कर सकते हैं। मोनार्की सिस्टम को हटाएं और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको लेके आवें, ठीक है, रिपब्लिक है उसको लेके आवें, हम जो मोनार्की सिस्टम है उसमें क्यों जिए। तो ये विचार आया। विचार कहाँ से आया, जब उनकी एजुकेशन बेटर हुई, एजुकेशन बेटर हुई, हेल्थ बेटर हुई, तो उनकी क्या है, उनका दिमाग चलने लगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, उनको पढ़ने के लिए साधन मिलने लगे। अब एक फार्मर है, खेत पे काम कर रहा है, अब ये कर ही रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ से कभी बाहर जा ही नहीं रहा है। अब मान लो अब ये कोई फार्मर है, मान लो अब यहाँ से फार्मर कोई व्यक्ति पढ़ने गया, पढ़ने के लिए कहीं बाहर चला गया मान लो, फिर वहाँ पे आसपास देखा, हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ, नेहरू जी और यहाँ पे जो गांधी जी है वो बाहर गए पढ़ने के लिए। उनको लगा कि यार नहीं, जो यूरोप का जितना भी क्लाइमेट है, यूरोप का जितना भी यहाँ पे सिस्टम है वो सारा अलग है इंडिया से, और इंडिया बिल्कुल अपोजिट चल रहा है वहाँ से। तो वो मिडिल क्लास जो है नया तबके, उसमें प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, है ना, ऐसी लेबर्स थी जो वर्किंग क्लास में थी, मतलब जो लगातार वर्क कर रही थी लेकिन फिर भी वो एजुकेटेड थी। तो एजुकेटेड पर्सन जो थे वो सारे इसमें आने लगे। तो ये बात थी कि भाई मिडिल क्लास इस तरीके से ग्रो होता है और मिडिल क्लास ने एक अहम भूमिका निभाई। जब हम फ्रांस रिवॉल्यूशंस में देखते हैं ना एस्टेट्स में, तो उसमें भी सेम चीज़ बता रखी है कि जो मिडिल क्लास है उसी ने आगे आके ये कहा था कि हम फ्रांस में क्या रिवॉल्यूशंस लाएं। फिर इसका फ़ायदा किसने उठाया, नेपोलियन ने उठाया, और नेपोलियन ने अपना नेपोलियन कोड बनाया और डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी में नेशनल असेंबली डायरेक्टरी बनी, और नेपोलियन सारा जो व्यवस्थाएँ थी वो अपने हाथों में ले ली। नोट कर लो। अब क्या सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाने से मिडिल क्लास ग्रो हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे क्या होता है, मिडिल क्लास जो है ग्रो होता है। ग्रोइंग अ मिडिल क्लास इन द 18th सेंचुरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटियल फैक्टर्स यूनिक टू दैट टाइम।
अब ये क्या, समय समय के साथ में 18वीं शताब्दी में लोगों की इकोनॉमी, उनका इतिहास, उनका कल्चर, उनका सोशल फैक्टर सब बदलने लगे। और बदलने लगे तो कैसे, हियर आर सम की एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस टू द मिडिल क्लास ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब ये क्या हो रहा है, ये मिडिल क्लास ग्रो जो हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको बताऊंगा उससे हो रहा है, और एक एक समझौता चलेंगे समझते चलेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन, एक क्रांति आई। क्रांति किस में आई कि इंडस्ट्री आई। अब इंडस्ट्री आई तो लेबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगी। अब लेबर आई तो लेबर के साथ में परमानेंट पैसा उनके साथ में आने लगा। फार्मर था तो उनको पैसा मिल भी जाता था, नहीं भी मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या होने लग गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से उसको मंथली बेसिस पे पैसा भी मिलने लग गया, और उसने अपना सारा एजुकेशन सिस्टम था, हेल्थ ही सारा बेटर कर दिया। उसके साथ में एक नया वर्ग, जो ये नया वर्ग था, उसने सोचा कि यार हम इस रूरल एरिया से बाहर निकलते हैं और अर्बन एरिया में जाते हैं। अर्बन एरिया में अच्छी सुविधाएं होती है, साथ साथ में वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है। तो अर्बनाइजेशन भी एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा था इन सब में। वहीं बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स, अरे फिर ट्रेड कॉमर्स कैसे कर रहा है, तो देखिए एक देश से दूसरे देश में जब कोई सामान आता है तो लोगों को ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। लोग उनकी पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं कि यार हम उस कंट्री तक भी जाएं। अब अगर कोई ट्रेड आ रहा है तो इसका मतलब रास्ता तय है, ये इस रास्ते से इस रास्ते तक इस कंट्री में आ रहा है, तो लोग बाग भी क्या करें भाई, चलो छुट्टियां हैं घूम के आ जाते हैं। तो अब वो वहाँ पे दूसरी जगह चले गए किसी कंट्री में, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई यार यहाँ पर तो बिल्कुल अलग सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सारा रिफॉर्म्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स ने भी अपनी बहुत ही सहायता की इस प्रकार की ग्रोइंग होने में, मिडिल क्लास को ग्रोइंग होने में। फिर देखें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब ये देखिए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे समय के साथ में बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या होने लगा कि भाई ये जो मिडिल क्लास था वो भी अच्छी तरीके से ग्रो करने लगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जैसे एक संचार के माध्यम हो गया है ना, टेक्नोलॉजी के जितने भी हो गए, जो डाक हो गया, टेलीग्राफ हो गया, तो ये सभी क्या एक देश से दूसरे देश तक जा रहे थे, और उनको समझ में आने लगा कि नहीं ये भी हम ऐसे भी रह सकते हैं, हम ऐसे भी फ्री रह सकते हैं। तो ये मेन कुछ चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो आप, कुछ पॉइंट मैं और बता देता हूँ आपके इसके साथ में। हाँ, ये सभी देख लिया। फिर ये देखिए मैंने बहुत जोर दिया था ये समझाने पर कि एजुकेशन सिस्टम जिसका बेहतर होगा वो क्या करेगा, फास्ट से फास्ट ग्रोइंग करेगा। तो ये एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे है जिसमें स्किल्स को डेवलप करना, अपनी नॉलेज को डेवलप करना। फिर पॉलिटिकल चेंजेस अन्य कंट्रियों में, यहाँ पर तो चलो ठीक है मोनार्की सिस्टम आया, मोनार्की से डेमोक्रेटिक आया। फिर फ्रांस में जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, ये पॉलिटिकल चेंजेस का ही तो परिणाम था, है ना। तो ये पॉलिटिकल चेंजेस वहाँ पर हुए, और पॉलिटिकल चेंजेस से लोगों ने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, मोनार्की सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और डेमोक्रेसी को ला सकते हैं। लीगल रिफॉर्म्स, जितने भी लीगल रिफॉर्म्स है वो सारे करना, और उसके साथ में राइज ऑफ एनलाइटमेंट। अब ये क्या, प्रबोधन का मतलब होता है एक नया सवेरा उगना, और नया सवेरे के साथ में ये माना जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ क्रांति हो, और क्रांति के साथ में ये सभी जो बदलाव हो वो सारे कंप्लीट हो जाएं, और कंप्लीट होने के साथ में ही हमें एक नया सिस्टम देखने को मिले। वहीं बात करें हम सोशल इकोनॉमी की या सोशल मोबिलिटी की, तो सोशल मोबिलिटी को बदलना, और उसके साथ में ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितनी वित्तीय जो सहायताएँ होती हैं लोगों की, वो उनको पहुँचाना। ये सारी जो मेन चीज़ें थी ये मैंने आपको बताई कि इस प्रकार से सिर्फ एक ही फैक्टर काम नहीं करता है कि एजुकेशन पे ही हम सारा काम कर लें, उसके साथ साथ में अन्य जो फैक्टर्स हैं वो भी सारे लगातार काम करते रहते हैं। तो पॉलिटिकल, है ना, रिफॉर्म्स, एनलाइटमेंट और मोबिलिटी एंड फाइनेंशियल, ये सभी चीज़ें जो थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी किसमें, तो अपने मिडिल क्लास को ग्रो होने में। नोट कर लो। अब देखिए एक नए टॉपिक पे आते हैं अपन, वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री। आगे बढ़ेंगे अपन, इसको पढ़ें, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट डिड लिबरल, क्यों लिबरलाइजेशन जो था इसमें इन्वॉल्व हुआ, और इन्वॉल्व होने के बाद लिबरलाइजेशन क्या होता है और लिबरलाइजेशन क्यों ज़रूरी था इन सब चीज़ों में। देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है, द टर्म लिबरलाइजेशन इज़ टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा से ये बना हुआ है, और इसका लेबर का मतलब ये होता है विच मीन्स फ्री,
फ्री। अब फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि सारी चीज़ें फ्री में बांट दो। देखिए लिबर का मतलब ये, लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है समानता, समानता हो और सभी चीज़ों को जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को समान अवसर भी मिले और सभी को समान सुविधाएं भी मिले। ये हो गया लिबरलाइजेशन। द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलाइजेशन क्या सोचता है? तो इनकी आइडियोलॉजी है कि इमर्ज विद द एंडेड ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सोसाइटी। जो इकोनॉमिक इंटरफेयर है वो सभी जो अन्य कंट्री की है, जैसे मान लो कोई कंट्री किसी कंट्री पर हस्तक्षेप कर रही है तो उसको ख़त्म करना, उसको ख़त्म करने के साथ साथ में ही सभी को समान अवसर देना, वो भले सोशल में हो या सोसाइटी में हो, सोशल लाइफ में हो, इकोनॉमिक लाइफ में हो, सभी में हो। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स वॉज achieved and state imposed restrictions on the movement for goods and capital were abolished. Napoleon's administration measure were ट्रेड। अब देखिए होता क्या है, मैं इस पूरी लाइन को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि जो मार्केट में अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनाई हुई है, जो बैरियर्स बनाए हुए हैं, वो सारे क्या करने हैं? ख़त्म करने हैं। ख़त्म कैसे करना है? मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था। क्या एग्जांपल बताया था? कि एक व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है, जो अपना सामान लेके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बी से सी तक और सी से क्या होता है डी तक लेके जाता है। अब इस व्यक्ति को क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पर एक टैक्स इसने यहाँ पर दिया, एक टैक्स यहाँ पर दिया और एक टैक्स यहाँ पर दिया। ऐसे ऐसे करके इसने क्या किया? अलग अलग जगह पर अपना टैक्स देता रहा। तो इससे क्या दिक्कत हुई कि भाई इसको टैक्स पर टैक्स देना चाह रहा है। अगर मान लो कोई 10 रुपए की यहाँ से वस्तु ले जाता है तो उस पर एक टैक्स यहाँ पे दिया, एक टैक्स यहाँ पे दिया, एक टैक्स यहाँ पे दिया, तो उसका तो कोई मेन मोटो ही नहीं रह गया। जो वस्तु बहुत कम प्राइस में वो लेना चाह रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ तक डी तक जाने के लिए। ऐसे क्या होता है? अगर छोटी छोटी कंट्रियाँ, मतलब बहुत छोटी छोटी कंट्रियाँ थी जिनके बीच में बैरियर्स लगे हुए थे, जिनके क्या इम्पोर्ट टैक्स लगता था बार बार, तो उन सबको क्या करना था? ख़त्म करना था। लिबरलाइजेशन ये कह रहा था। फिर इनकी बात ये थी कि फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलाइजेशन stood for freedom for the individual and equality for all before the laws. In 1834 कस्टम्स यूनियन ऑफ जेवलरिन वॉज फॉर्म्ड। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक कस्टम ड्यूटी जो भी थी वो सारी ख़त्म करनी चाहिए और जेवलरिन जो था उसको क्रिएट किया। और इन्होंने बताया कि ये जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, ये सभी लोगों के लिए जो कंट्रीज़ के बीच में बैरियर हैं उन सबको ख़त्म करना है। इसमें एक एग्जाम्पल भी आएगा, एले का अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार से कॉटन जो था वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर देखें ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू सिवरल स्मॉल किंगडम्स। ये तो भी मैंने बात बताई थी आपको कि छोटे छोटे जो थे वो राज्य बने हुए थे। एंड प्रिंसली प्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल स्टेट्स डिड नॉट एक्सिस्ट एट ऑल। पीपल्स फॉर डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स लिव्ड इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। अब क्या होता था? देखिए बहुत ही मज़ेदार बात है। कोई ईस्टर्न व्यक्ति है वो सेंट्रल इधर वेस्टर्न में आना चाहता है तो यहाँ पे आने में भी उसको 10 से 12 टैक्स देने होते थे। ठीक है। अब कोई वेस्ट वाला व्यक्ति है, ये साउथ से अगर इधर आना चाहता है, मतलब इसको ये नॉर्थ से साउथ तक आना चाहता है तो भी इसको टैक्स देना चाहता है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना चाहता है तो भी इसको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि ये सभी जो थी वो एक ही कंट्री के अंडर आती थी, है ना। तो ये मेन बात थी भाई, अगर उसके साथ में एक ही कंट्री के अंडर में आ रहे हैं फिर भी उसको क्या करना पड़ रहा है? टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये तो गलत सिस्टम है। तो यही बात क्या है, ये सभी जो लिबरलाइजेशन वाले जो लोग थे, ऐसी विचारधाराओं के, समाजवादी विचारधाराओं के जो लोग थे, ये इसके विपक्ष में आ गई। भाई ये तो बिल्कुल ख़राब सिस्टम है, और ख़राब सिस्टम है तो इसको क्या करो? एंड करो, ख़त्म करो। हाँ, नोट डाउन कर लो है रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833। एक मर्चेंट है जो 1833 में एक ट्रैवल किया। उसने कहाँ किया? तो हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग गया, और उसने सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड द पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर एंड पे कस्टम ड्यूटीज अबाउट 5% एंड ईच वन ऑफ देम ड्यूटीज वेयर often lived according to the weight and measurement of the goods, as each region had its own system of wages, weight and measures. These involve time and durations. देखिए अब होता क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि 1833 में एक व्यक्ति, एक भाई साहब है जो गए पैदल पैदल, कहाँ गए? हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग तक गए, और क्या करने गए? तो वो करने गए अपना सेल, जो अपना गुड्स था वो सेल करने गए। चलो ठीक है, गए तो गए। अब क्या करना पड़ रहा है उनको पता नहीं था, लेकिन उनको ये पहली बार देखा उन्होंने कि 11 कस्टम ड्यूटीज, मान लो वो भाई साहब 100 रुपए का सामान लेके गए। अब उनको क्या
क्या हो गया कि 11 कस्टम ड्यूटीज पे करने पड़ गए, और 11 कस्टम ड्यूटीज पे किए तो कितने किए, 5% ईच। अब ये देखिए 5% ईच यानी कि 11 टाइम, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनको 55% जो है कस्टम ड्यूटीज पे करना पड़ गया। अब ये क्या हो रहा है, तो ये क्या है कि इनके वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारा क्या हो रहा है कि इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो अब अपन एक एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल क्या बता रहा है। देखिए कि एक एले का मतलब ये हो गया कि एक क्लॉथ को जो 1 मीटर कपड़ा जैसे मान लेते हैं अपन, तो एक एले को लेने के लिए अगर हम फ्रैंकफर्ट में जाएंगे तो उसकी एक एले किसके बराबर होगा कि 54.7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ओके। अब यहाँ पे अपन चले गए मेज में, तो मेज गए तो वहां पे एक एले का कितना हो गया 55.1 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक नंबर के अपन चले फ्रेनबर्ग में गए तो यहाँ पे क्या 53.5 सेंटीमीटर एक एले का। चलो ठीक है, सब आसपास ही है, लेकिन हम जैसे न्यूरेमबर्ग में जाएंगे तो इसका क्या हो गया 65.6 सेंटीमीटर। अरे बहुत डिफरेंस है। अब प्रत्येक जगह पे, अब पास पास में ही है सारी जगह, लेकिन प्रत्येक जगह पे क्या हो गया, इनका माप जो है, इनका जो मेजरमेंट है, इनका वेट है, ये सभी क्या है बिल्कुल अलग अलग है। तो यही जो समस्या थी, और यही जो गिल्ड सिस्टम के गिल्ड वाले जो लोग थे वो क्या करना चाह रहे थे, ये सारा खत्म करना चाह रहे थे। और मिडिल क्लास जो थे वो सारा, अब मिडिल क्लास वाला भाई साहब कहे कि भाई साहब यार मैं फ्रैंकफर्ट से लेके जाऊं कोई सामान, और सामान लेके जाऊं और मैं न्यूरेमबर्ग में सेल करूं, तो मेरे तो नुकसान ही है ना। एक एले में वो सामने वाले भाई साहब कहे कि यार तुम तो 10 सेंटीमीटर कपड़ा कम दे रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो ये कह रहे हैं कि यार जब मैंने लिया यहाँ से एक एले है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँ, न्यूरेमबर्ग में सेम चीज हो, तो यहाँ पे सब इक्वल करने की यह बात चल रही थी। और ये बात किसने उठाई थी, तो ये बात उठाई थी अपने मिडिल क्लास ने यहाँ पर। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको ये बताया कि इस प्रकार से ये सारा सिस्टम चल रहा था जो खत्म करना था। ठीक है, नोट कर लो। हाँ भाई, नेक्स्ट अपने आ गया है कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव सबसे पहले तो अपन टॉपिक क्या दे रखा है अपन को, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वियना की टिटी हुई थी। वियना की टिटी जब नेपोलियन को हरा दिया था वाटरलू के युद्ध में, और उसके बाद वियना की टिटी की गई और बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। अपन ये कह सकते हैं कि उनको पूरा का अंडू कर दिया था, है ना। जो भी उसने नेपोलियन ने किया था उस सबको खत्म कर दिया था, सिर्फ राइन संघ को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या न्यू कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव लोग क्या है इस चीज का मतलब, कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया, कंजर्वेटिव का मतलब हो गया वे लोग जो उस सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं जो पहले से है, चल रहा है, तो उसको कहते हैं कंजर्वेटिव। मतलब रूढ़िवादी कह सकते हैं कि भाई जो चल रहा है वो चलने दो, कोई उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी की यूज नहीं करना है, जो पहले से चल रहा है बिल्कुल फिक्स है और सही है। देखिए, इन 1815 European government were driven by the spirit of conservatism. Conservatism believed in monarchy. अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये मोनार्की में सारा अपना रुझान रखते हैं और मोनार्की में बिलीव करते हैं। जैसे द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। ये सारे वही बदलाव, वो जो बदलाव किए गए थे नेपोलियन में, वो सारे नहीं होने चाहिए। और वही पहले जो सिस्टम चल रहा था, मोनार्की सिस्टम जो चल रहा था, जो चर्च वाला सिस्टम चल रहा था, जो स्टेट्स वाले सिस्टम चल रहे थे, बस वो के वही होने चाहिए। इन्हीं ये थिंकिंग है कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव की एक अपन डेफिनेशन अगर आ जाए कि हु इज द कंजर्वेटिव और व्हाट यू थिंक अबाउट द कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव को लिखना है द पीपल हु सपोर्टेड मोनार्की एंड नोबिलिटी। They believed that privileges of the monarchy and nobility should exist। मतलब मोनार्की और ये जो मोनार्की और नोबिलिटी जो है, ये सारी क्या जो बनाए रखना चाहते हैं और जो इसी में विश्वास रखते हैं, जो कोई बदलाव नहीं चाहते हैं किसी समाज में किसी भी प्रकार का, वो क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव कहलाते हैं। नोट डाउन कर लो। फिर आपके मन में आएगा क्या सर सभी लोग ऐसे ही होते हैं,
तो नहीं बेटा, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। कंजर्वेटिव में ही क्या है, कुछ भले लोग होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम चेंजेस तो सारे नहीं हो, लेकिन क्या हो, कुछ तकनीक बदली जाए, कुछ ना कुछ तो नया हो, पहले का चल रहा है वैसा तो नहीं हो। तो कुछ लोगों का मानना है कि आर्मी जो है वो मॉडर्न होनी चाहिए, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एक एफिशिएंट होनी चाहिए, और डायनामिक इकोनॉमी, एक इकोनॉमी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, और एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सर्फरम कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। जो यूरोप में चल रही है उसमें आर्मी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए। फिर ब्यूरोक्रेसी का मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जो पर्सन्स होते हैं, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, प्रशासनिक जो संरचनाएं हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। वहीं हमारी इकोनॉमी जो है वेल डेवलप होनी चाहिए, कुछ लोगों का ये मानना है। वहीं अपन बात करें 1815 की, तो रिप्रेजेंटेटिव, अब 1815 में मैंने आपको अभी बताया था कि क्या हो रहा था, 1815 में वियना की टीटी हो रही थी वाटरलू के युद्ध में। भाई वाटरलू क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाटर में लड़ाया गया था और नेपोलियन उस युद्ध में हार गया था। तो नेपोलियन को लाए पकड़ के तो बैठाया, एक पत्र दिया और लेटर दिया, और उसने कहा ले भाई सिग्नेचर कर। अब सिग्नेचर में क्या क्या था वो भी अपन पढ़ेंगे। ऑफ द यूरोपियन पावर, अब यूरोपियन कौन कौन थे उसमें, एक तरफ तो पूरे अपन देखा था वाटरलू के युद्ध में 9th क्लास में कि भाई एक तरफ जो क्या थे, सारे यूरोपियंस थे, और यूरोपियंस के सामने कौन सी थी, फ्रांस था। देखिए ये कंजर्वेटिव ही लोग थे जो किसी प्रकार का समाज में चेंज नहीं चाहते थे, और कंजर्वेटिव से हटके कौन सोच रहा था, नेपोलियन। अब नेपोलियन ये चाहता था कि समाज में क्या हो, किसी प्रकार के बदलाव हो, बदलाव किए भी हैं। भाई कैसे किए हैं, तो नेपोलियन कोड में उसने किए हैं, वोटिंग का दे दिया, पहली बार डेमोक्रेसी का दे दिया उन्होंने, रिपब्लिक का दे दिया। तो यही बात है। अब ये इसमें कौन कौन से थे कंट्री, एक तरफ तो ये था ब्रिटेन, एक रशिया था, प्रशा था जिसे पर्शिया कहते हैं, और एक ऑस्ट्रिया था। भाई कट्टर दुश्मन थे ये दोनों। तो इन्हें मीट इन वियना टू ड्रॉ अप द सेटलमेंट ऑफ द यूरोप। अब इस यूरोप को वापस क्या करना, सेटलमेंट करना, मतलब जो पूरा यूरोप का नक्शा जो बिगाड़ दिया था किसने, नेपोलियन ने। उस नेपोलियन का जो सेटलमेंट था वापस सिस्टम को जमाना और वापस वैसे के वैसे ही करना। अब इसका कौन चांसलर कौन था, मतलब चांसलर मतलब होस्ट कौन कर रहा था, होस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, होस्ट बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर। कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रेलियन का चांसलर था। ध्यान रखना, अगर आपको पूछ लिया जाए ड्यूक मेटरनिक कहाँ का था, तो वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया चांसलर ड्यूक मेटरनिक ये इसका होस्ट कर रहा था, होस्ट यानी कि अध्यक्षता कर रहा था, और वही सारी प्रस्तावना वगैरह सब पढ़ रहा था। अब उसका मेन मोटो क्या था, द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड। जो बर्बन डायनेस्टी खत्म कर दिया है, कहाँ खत्म कर दिया है, फ्रांस में खत्म कर दिया है, उसको वापस क्या करना, रिस्टोर करना टू पावर, एंड द फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्टेड अंडर नेपोलियन। जो भी नेपोलियन ने सारे जितने भी राज्य छीन लिए हैं, वो भले ही मिस्र से छीने हो, या भले यूरोप से किसी छीने हो, या रशिया से छीने हो, तो वो सारे क्या करना है, रिस्टोर करना, उसको खत्म करना। वही बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लेबर और नेशनलिस्ट हु criticized the new conservative order was फ्रीडम ऑफ द प्रेस। देखिए कंजर्वेटिव लोग ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार का प्रेस की स्वतंत्रता ना हो। अब प्रेस की स्वतंत्रता होगी तभी तो वो आग भड़काने का काम करेगी। तो एक अब नया युद्ध शुरू हो गया है, किसके किसके बीच में युद्ध शुरू हो गया है, तो लिबरल लोग, जो लिबरलाइजेशन वाले जो लोग थे, जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनके बीच में, और साथ में किसके बीच में शुरू हो गया, तो ये शुरू हो गया है अपने कंजर्वेटिव लोग के बीच में। और क्या युद्ध शुरू हुआ है उन दोनों के बीच में, एक विचारधाराओं का युद्ध शुरू हुआ है, एक थिंकिंग नेस का युद्ध शुरू हुआ है, बैटल शुरू हुआ है, और वो है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस को क्या किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। क्लियर, नोट डाउन कर लो। ये ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, हाँ ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी ये, और इस प्रकार का कुछ ज्योग्राफिकली चेंजेस था। ये मैप आप देखें अच्छा से, है ना। अब इसमें जैसे कि फ्रांस में क्या कर दिया था, क्या चेंजेस कर दिए थे, तो ईस्ट को देखिए ये इस प्रकार के चेंजेस कर दिए कि नॉर्थ जो है वो नीदरलैंड, इल्जम और इंक्लूडेड बेल्जियम, नीदरलैंड और बेल्जियम का पार्ट बना दिया था। देखिए कोई भी अगर राष्ट्र शक्तिशाली बनता है, आज 8% भी क्या हो रहा है, अगर कोई शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा है तो उसके आसपास क्या किया, उसको कंट्रोलिंग की जाती है बड़े राष्ट्रों द्वारा, है ना। यही स्थिति भारत के साथ भी, आज भारत बहुत स्ट्रॉन्ग पावर में है, लेकिन वो दूसरे देश क्या कर रहे हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश हमेशा लगातार करते रहते हैं। वहीं बात करें जब उस फ्रांस में 1789 की बात करें, तो 1789 में जब फ्रांस बहुत शक्तिशाली हो गया था, तो अब ऐसी संभावनाएं नहीं हो कभी भविष्य में कोई नया नेपोलियन नहीं आ जाए, उसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि नया एक अपनाया था भी, नॉर्थ पोर्शन में नीदरलैंड और
बेल्जियम को वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। प्रशा तो सेक्सनी का जो प्रांत था वो सारा किसका दे दिया, प्रशा को दे दिया। ये फ्रांस का एक मैप बना रखा है, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे है ना, ये फ्रांस, किंगडम ऑफ फ्रांस इसमें। तो ये फिर ईस्ट में किसका, तो पोलैंड वाला, यही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एक कारण बनेगा। पोलैंड जो रशिया को दे दिया था उस समय, है ना, भाई रशिया तू संभाल इसको। और साउथ में क्या, जेनोवा दे दिया था, पिडमांड, जेनोवा एडेड टू पिडमांड, अब ये पिडमांड को सौंप दिया था। तो यहाँ तक की स्टोरी अपन ने कंप्लीट कर ली। यहाँ तक अपन ने इस लेसन को पढ़ा और लेसन को बहुत अच्छे से समझा कि क्या सिचुएशन बनी थी यूरोप में और फ्रांस ने कैसे अपना रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर फ्रांस को एक से एकदम कंट्रोलिंग कर दी थी, न्यू कंट्रोलिंग फ्रांस में कर ली थी। इस लेसन को अपन बहुत सारे टुकड़ों में, 2-3 टुकड़ों में पढ़ेंगे और टुकड़ों में पढ़ने के साथ में ही हम बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आप इस लेसन को रटने से अपेक्षा आप समझने पे कोशिश करें कि क्या स्टोरी बनी थी, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है। यहाँ तक ही आज अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है ये तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और पढ़ते रहिए। और आपको ये जो पीपीटी है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, है ना, श्रीमाली सर नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी, और जो टेलीग्राम है उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।